हेलो बच्चों, कैसे हो आप। करनी पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने एन और पी प्रकार के अर्धचालक पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ठोसों में चुंबकीय गुण, है ना। तो ठोसों में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई पदार्थ चुंबकीय है तो इसका मतलब उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि कोई पदार्थ चुंबकीय है तो इसका मतलब ये उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण पदार्थ में चुंबकीय गुण आता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण पदार्थ में क्या आता है, चुंबकीय गुण, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ठोसों में चुंबकीय गुण। ठोसों में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है ना। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठोसों में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन किसकी भांति व्यवहार करता है, सूक्ष्म चुंबक के समान व्यवहार करता है ना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है ना। जैसे हमने देखा कि पृथ्वी जो होती है दो प्रकार की गति करती है। पृथ्वी क्या करती है, एक तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो होती है, एक तो सूर्य के चारों क्या लगाती है, परिक्रमा लगाती है सूर्य के चारों। और एक जो पृथ्वी जो होती है इस प्रकार से अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर घूमती हुई अपने अक्ष पर घूमती हुई अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। तो एक तो कौन सी गति हो गई, एक तो पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा लगाती है, एक अपनी अक्ष पर ही घूमती है, अपनी अक्ष पर ही घूमती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान रखना, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार की गति करता है। इलेक्ट्रॉन भी कितने प्रकार की गति करता है छात्रों, दो प्रकार की गति करता है ना। एक तो नाभिक के चारों ओर की जो गति है उसको बोलेंगे कक्षीय गति। एक तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो परिक्रमा लगाता है, फिर गति करता है। देखो ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक हो गया, ये क्या हो गया, नाभिक। क्लियर है ना। ये क्या हो गया, नाभिक, है ना। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है ना। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन देखो नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। ओके छात्रों, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, इस प्रकार से ना। क्लियर है, बात समझ आ रही है ना। तो इस गति को बोलेंगे हम कक्षीय गति। कौन सी गति बोलेंगे, कक्षीय गति, है ना। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने अक्ष पर ही गति करता है, अपने अक्ष पर। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर ही घूम रहा है ना। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है अक्ष पर, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे जैसे ये मेरा मार्कर है इस प्रकार से घूमता हुआ ना, अक्ष पर ही घूम रहा है। किस पर घूम रहा है, अक्ष पर ही, है ना। ओके, तो एक तो इस गति को हम क्या बोलेंगे, चक्रण गति। क्या बोलते हैं, चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर की कक्षीय गति, और एक स्वयं के अक्ष पर जो गति करता है उसको बोलते हैं चक्रण गति, है ना। क्या, इन दोनों प्रकार की गतियों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना। पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना। अच्छा, ध्यान रखना, कक्षीय गति के कारण कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना, और चक्रण गति के कारण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है ना। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक तो नाभिक के चारों ओर की कक्षीय गति एवं स्वयं के अक्ष पर चक्रण गति। ओके, तो देखो नीचे क्या लिखा, उपरयुक्त दोनों प्रकार की गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन क्रमशः कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से संयुक्त रहता है ना। चुंबकीय आघूर्ण की, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन में मापते हैं, बीएम में मापते हैं। ध्यान रखना है, किसमें मापते हैं, बीएम में मापते हैं। ये चीज आपको आनी चाहिए, चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन में मापते हैं। किसमें मापते हैं छात्रों, बोर मैग्नेट्रॉन में। ओके, ठीक है, आगे चले हम, है ना। तो मिटा रहा हूं उसको। देखो ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर का फर्स्ट, जैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, इसके अलावा आपका जो लास्ट चैप्टर है नवा फर्स्ट केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है उप सहसंयोजक यौगिक, वहां पर भी इसको हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक को, है ना। तो आप यहाँ पर इसको क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। मैं नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले अणुचुंबकीय,
है ना। अनुचुंबकीय ठोस, चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 भागों में बांटा गया है। एक तो अनुचुंबकीय ठोस, है ना, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। अनुचुंबकीय ठोस, पहला कौन सा है, अनुचुंबकीय ठोस। अच्छा, दूसरा होगा प्रतिचुंबकीय ठोस, है ना, दूसरा कौन सा होगा छात्रों, प्रतिचुंबकीय ठोस, है ना। और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा लोह चुंबकीय ठोस, है ना, कौन सा होगा, लोह चुंबकीय ठोस। और चौथा हो जाएगा आपका लोह चुंबकीय ठोस के बाद हो जाएगा प्रति लोह चुंबकीय ठोस। चौथा कौन सा हो जाएगा, प्रति लोह चुंबकीय ठोस, है ना, प्रति लोह चुंबकीय ठोस। और पांचवा हो जाएगा आपका फेरी लोह चुंबकीय ठोस। पांचवा कौन सा हो जाएगा, फेरी लोह चुंबकीय ठोस, है ना, क्लियर है। फेरी लोह चुंबकीय ठोस, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ना, है ना। पहला था हमारा अनुचुंबकीय ठोस, दूसरा था हमारा प्रतिचुंबकीय ठोस, और जो तीसरा था वो था लोह चुंबकीय ठोस, चौथा था हमारा प्रति लोह चुंबकीय ठोस, और पांचवा था फेरी लोह चुंबकीय ठोस। तो हमने देखा चुंबकीय गुणों के आधार पर हम ठोसों को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो अनुचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस, लोह चुंबकीय ठोस, प्रति लोह चुंबकीय ठोस, और पांचवा है फेरी लोह चुंबकीय ठोस। तो पहला हम देख लेते हैं अनुचुंबकीय ठोस के बारे में। पहला हेडिंग डाल देते हैं अनुचुंबकीय ठोस क्या होते हैं ना। तो ध्यान से समझना है तल्लीनता के साथ। अनुचुंबकीय ठोस, है ना, तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन क्या होगी अनुचुंबकीय ठोसों की। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ना, या फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से, है ना, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हो, है ना, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हो। मैं लिख रहा हूं वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं ना। एक बार फिर से देख लीजिएगा, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना, ठीक है। लिख देता हूं इनमें एक या एक से अधिक, इनमें एक या, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनमें एक या एक से अधिक, है ना, इनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, है ना, उपस्थित होते हैं, है ना, क्लियर ना। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना, और इनमें एक या एक से अधिक इनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ना, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर, है ना, इनका चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर इनका चुंबकीय गुण, है ना, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर इनका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है ना। ओके, चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर इनका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है ना। तो वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं ना, केवल दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, मतलब अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। ऐसे ठोस किसका निर्माण करते हैं, अस्थायी चुंबक का, है ना। इनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर इनका चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ध्यान रखना, है ना। अच्छा, डायग्राम देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिएगा ये तो चुंबक का एक सिरा N और ये चुंबक का दूसरा सिरा कौन सा S। यहाँ पर मान लो कोई चुंबकीय, यहाँ पर आपका कोई पदार्थ रखा है ना, ओके, यहाँ पर क्या रखा है, पदार्थ। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या निकलेंगी, यहाँ से चुंबकीय ये किरणें निकलेंगी, है ना, क्या निकलेंगी, इस प्रकार से ये चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से क्या करेंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं ना, दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, ठीक है। या फिर वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अपने से होकर के गुजरने देते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र को
चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं ना, दुर्बल रूप से। ये कोई पदार्थ रखा हुआ है ना, और हमने दो चुंबक के बीच में पदार्थ रखा हुआ है, तो देखो वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं ना, क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय ठोस कहलाते हैं। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकत्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अनुचुंबकत्व। ठीक है छात्रों, क्लियर है। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। इसका एग्जांपल जैसे कोबाल्ट अपना निकल है ना, ठीक है, Cu2+ है, ये सब इसके एग्जांपल है ना, क्लियर है। अनुचुंबकीय ठोस के बाद हमारा जो दूसरा है वो है प्रतिचुंबकीय ठोस, है ना। कौन सा है, प्रतिचुंबकीय ठोस। अब देखिएगा, प्रतिचुंबकीय ठोस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं ना, यहाँ पर आकर्षित नहीं होंगे, चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, वे पदार्थ, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र से, है ना, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, है ना। ओके, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, ठीक है। जैसे इनको यदि, जैसे मान लो यदि ये तो हमारा अनुचुंबकीय है ना, ये तो अनुचुंबकीय है। ओके, अनुचुंबकीय पदार्थ है तो हमारा। अच्छा, प्रतिचुंबकीय के केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपका किसी चुंबक का N ध्रुव है, और ये किसी चुंबक का आपका कौन सा ध्रुव है, S ध्रुव, और यहाँ पर हमने किसी पदार्थ को रख दिया, है ना। तो यहाँ पर कोई पदार्थ रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, है ना। ये क्या करेगा, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को ना। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये लिखा है मैंने, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं ना, प्रतिचुंबकीय, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। तथा इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं ना, तथा इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, ध्यान रखना। तथा इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकत्व कहते हैं, है ना। ओके, है ना। और मैं लिख देता हूं, इनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो युग्मित अवस्था में होता है। इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं ना, पेयर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में उपस्थित होते हैं ना, युग्मित अवस्था में उपस्थित होते हैं। ओके, तो इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित अवस्था में उपस्थित होंगे। इनमें तो देखो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अयुग्मित पदार्थों में तो अनुचुंबकीय ठोसों में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पर जो सभी इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड होंगे। कैसे होंगे, पेयर्ड, मतलब ये इस प्रकार से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, युग्मित अवस्था में पाए जाएंगे ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, मान लो देखो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का जो प्रभाव है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। इनमें समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं ना। मैं यहाँ पर लिख दूं, इनमें समस्त इलेक्ट्रॉन, है ना, इनमें समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में उपस्थित होते हैं। ओके, बात समझ आ रही है ना। इनमें समस्त इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में उपस्थित होते हैं। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का जो प्रभाव है, ध्यान से समझिए, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण का जो प्रभाव है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के प्रभाव के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है ना। तो हमने अभी तक पढ़ा दो, एक तो अनुचुंबकीय ठोस पढ़ लिए और दूसरा पढ़ लिया हमने प्रतिचुंबकीय ठोस। अच्छा, इसके बाद जो तीसरे है वो है हमारा, तीसरा है लोह चुंबकीय ठोस, है ना। लोह चुंबकीय ठोस को भी देख लेते हैं हम, लोह चुंबकीय ठोस।
मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, लोह चुंबकीय ठोस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना। अनुचुंबकीय ठोसों की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं ना। वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, है ना। ओके, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना, लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं तथा इस गुण को हम क्या कहते थे, लोह चुंबकत्व कह देते हैं, ना। ये एक बार चुंबकीय क्षेत्र को लगाने के बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाता है, मैं आपको लिख दो, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाए, यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाए तो ये स्थायी चुंबकत्व, तो ये स्थायी चुंबक, तो फिर स्थायी चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेते हैं, स्थायी चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेते हैं, है ना। ओके, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या लिखा है, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद, है ना, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाए तो, हटा भी दिया जाए तो ये, हटा भी दिया जाए तो ये स्थायी चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेते हैं। बात समझ आ रही है ना। तो देखो, वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाए तो, है ना, एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया जाए तो ये स्थायी चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेते हैं, है ना। ओके, एक बार मतलब आप चुंबकीय क्षेत्र लगा दो, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र यदि हटा भी दोगे आप तो इनमें स्थायी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, मतलब स्थायी चुंबकत्व बन जाते हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो लोह चुंबकीय ठोस हमने पढ़ लिया था, लोह चुंबकीय ठोस किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, या फिर ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं, लोह चुंबकीय ठोस, है ना। और हम पढ़ रहे हैं लोह चुंबकीय ठोसों की क्रिया विधि, है ना, लोह चुंबकीय ठोसों की क्रिया विधि। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं ना। देखो होता क्या है कि होता क्या कि ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के जो धातु आयन होते हैं वो छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में इस प्रकार से एक साथ समूहित, छोटे छोटे खंडों में एक साथ क्या हो जाते हैं, समूहित हो जाते हैं, है ना। ठीक है, तो वो क्या कहना चाह रहा है, ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन जो है वो इस प्रकार से छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाते हैं, एक साथ समूहित हो जाते हैं, ना। ओके, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन। अच्छा, प्रत्येक डोमेन, अब देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि इस प्रकार से
देखो क्या लिखा है कि ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन, है ना, लोह चुंबकीय पदार्थों के, हम जानते हैं ठोस जो धात्विक ठोस जो होते हैं वो धातु आयनों से मिलकर के बने होते हैं ना। तो ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं ना। धातु आयन जो है छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करता है। प्रत्येक डोमेन, ये डोमेन है ना, प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से विन्यासित होते हैं। तो वो अनियमित रूप से विन्यासित है ना, डोमेन जो है वो अनियमित रूप से विन्यासित है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, जब हम क्या लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, तो डोमेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी विन्यासित हो जाते हैं। तो डोमेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाएंगे, अभिविन्यासित हो जाएंगे, है ना। समझो वो चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। जो है जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो डोमेन जो है, देखो सभी डोमेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, अभिविन्यासित हो जाते हैं, इस प्रकार से। है ना। तो यहाँ पर देखो डोमेन जो थे अनियमित रूप से विन्यासित थे, तो ये क्या एक दूसरे के चुंबकीय आवेशों को नष्ट कर देते थे, है ना। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो डोमेन्स थे वो अनियमित रूप से विन्यासित थे। डोमेन जो है ना ये अनियमित रूप से विन्यासित है, इसलिए एक दूसरे के चुंबकीय आवेशों को क्या कर देते थे, नष्ट कर देते थे। लेकिन जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो गए, है ना। ओके, और यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लेते हैं तो अब इनका चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो देखो क्या लिखा है कि ठोस अवस्था में लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक के समान व्यवहार करता है। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से विन्यासित होते हैं ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति है, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में है ना, और ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। ना देखो क्या लिखा है ना, चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये डोमेन अनियमित रूप से विन्यासित रहते हैं और इनका चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है। परंतु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाता है। देखो बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो गए, एक ही साइड है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाते हैं। जिधर डोमेन उसी दिशा में विन्यासित हो गए जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना। देखो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाते हैं और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर इनका चुंबकीय प्रभाव बना रहता है, अतः स्थायी चुंबकत्व प्रभाव दर्शाते हैं ना। और इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ध्यान रखना, CrO2, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। इसका उपयोग कैसेट वगैरह बनाने में किया जाता है, CDL PDP प्लेयर बनाने में इसका यूज होता है ना। बात समझ आ रही है। तो हम लोह चुंबकीय पदार्थों की क्रिया विधि देखी थी हमने, क्या देखी थी, लोह चुंबकीय पदार्थों की क्रिया विधि। अच्छा, लोह चुंबकीय पदार्थों के बाद हमने देखा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थ, है ना। देख लेते हम प्रति, चौथा नंबर का 3 देख लिए थे हमने ना। चौथा नंबर का था हमारा प्रति लोह चुंबकीय ठोस, है ना, प्रति लोह चुंबकीय ठोस, है ना। अच्छा, इसमें एक बार मैं लैंग्वेज को लिख देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे ना। तो ध्यान दीजिएगा, चलो एक मैं बता देता हूँ। इस प्रकार के ठोसों की जो संरचना होती है वो लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है, परंतु इनमें डोमेन जो होते हैं, वो एक दूसरे से विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, है ना। एक दूसरे से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस प्रकार के ठोसों की संरचना, है ना, इस प्रकार के ठोसों में ना, इस प्रकार के ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है,
परंतु परंतु डोमेन एक दूसरे से विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। परंतु डोमेन एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु डोमेन एक दूसरे से विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, है ना, विपरीत अभिविन्यासित जिससे इनका द्विध्रुवागुण, जिससे परस्पर इनका, मैं लिख देता हूं, जिससे परस्पर इनका द्विध्रुवागुण नष्ट हो जाता है, जिससे परस्पर इनका द्विध्रुवागुण नष्ट हो जाता है ना, ओके, है ना। और इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो पांचवा है वो कौन सा है, फेरी लोह चुंबकीय, है ना, फेरी लोह चुंबकीय। अच्छा, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है Cr2O3, है ना, क्या एग्जांपल है Cr2O3, है ना। अब हम पांचवा देख लेते हैं, फेरी, पांचवा कौन सा है, फेरी लोह चुंबकीय, है ना, फेरी लोह चुंबकीय। अच्छा, इसको भी समझते हैं ना, फेरी लोह चुंबकीय का मतलब क्या है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, जिससे इनका द्विध्रुवागुण, है ना, मैं लिख देता हूँ जिससे इनका द्विध्रुवागुण परस्पर निरस्त हो जाता है, क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है, ओके, जिससे इनका द्विध्रुवागुण परस्पर निरस्त हो जाता है, ओके। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो फेरी लोह चुंबकीय में इस प्रकार के ठोसों, है ना, इस प्रकार, इसको भी समझो, देखो इस प्रकार के ठोसों की संरचना, है ना, इस प्रकार के ठोसों की संरचना भी लोह चुंबकीय, है ना, लोह चुंबकीय ठोसों के जैसी ही होती है, लोह चुंबकीय ठोसों के जैसी ही होती है, परंतु इनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण, परंतु इनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं, है ना, परंतु इनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण परस्पर विपरीत परंतु परस्पर विपरीत असमान होते हैं एवं असमान होते हैं, परस्पर विपरीत एवं असमान होते हैं, ध्यान रखना, है ना, परस्पर विपरीत एवं असमान होते हैं। यही कारण है कि ये ठोस लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में, यही कारण है कि ये ठोस लोह चुंबकीय पदार्थों की तुलना में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, है ना। एक बार पढ़िएगा इसको, इस प्रकार के ठोसों की संरचना भी लोह चुंबकीय ठोसों के जैसे ही होती है, बिल्कुल सही बात है, परंतु इनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण परस्पर विपरीत एवं असमान होते हैं, परस्पर, देखो समझो ध्यान से, देखो ये यहाँ पर, ये जैसे एक डोमेन ये रहा, है ना, देखो डोमेन, सभी डोमेन जो है एक ही डायरेक्शन में,
है ना, सभी डोमेन यदि एक ही डायरेक्शन में है ना, सभी डोमेन जो है केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो इसको तो हम बोलेंगे लोह चुंबकीय ठोस। ऐसे ठोसों को हम क्या बोलेंगे, लोह चुंबकीय ठोस, है ना, क्या बोलेंगे, लोह चुंबकीय ठोस। ध्यान से देखिएगा, है ना, ये डायग्राम किसका हो गया, लोह चुंबकीय ठोस। अच्छा, दूसरा कौन सा, प्रति लोह चुंबकीय ठोस। मतलब इनमें क्या, देखो इनकी डेफिनेशन क्या है, इस प्रकार के ठोसों की संरचना लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है, परंतु डोमेन एक दूसरे से विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। देखो यानी कि एक डोमेन ऐसे है तो दूसरा डोमेन इसके अपोजिट होगा, एक डोमेन राइट में है तो दूसरा इसका अपोजिट होगा, है ना, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो देखो ध्यान ध्यान से यदि आप समझोगे तो इससे ये कैंसर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो द्विध्रुव डोमेनों के जो द्विध्रुव आगम है वो परस्पर क्या विपरीत है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहे हैं हम। इस प्रकार के ठोसों की संरचना भी लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है, परंतु डोमेन एक दूसरे से विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर जो सभी डोमेन एक ही डायरेक्शन में थे, एक ही दिशा में थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, है ना। एक डोमेन यदि अप है तो दूसरा डाउन, एक अप है तो दूसरा डाउन, एक अप है तो दूसरा डाउन, है ना। तो जिससे इनके डोमेन, देखो ये जो लिखा है, इस प्रकार की ठोसों की संरचना भी लोह चुंबकीय ठोसों के समान ही होती है, परंतु डोमेन एक दूसरे से विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। बिल्कुल डोमेन जो है एक दूसरे से विपरीत अभिविन्यासित होते हैं, जिससे इनका द्विध्रुवांगन परस्पर निरस्त हो जाता है, बिल्कुल निरस्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा, फेरी लोह चुंबकीय में देखो इस प्रकार के ठोसों की संरचना भी लोह चुंबकीय ठोसों के जैसी होती है, परंतु इनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण परस्पर विपरीत होते हैं, एवं असमान होते हैं, विपरीत एवं। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो एक डोमेन ये रहा, है ना, और एक डोमेन ये रहा, ओके। तो देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो देखो 6 डोमेन है, टोटल 6 बना रखे हैं मैंने डायग्राम में। तो देखो 3 तो अप है और 3 डाउन है, 3 अप और 3 डाउन, मतलब तीनों का डायरेक्शन तो एक जैसा है और बाकी तीनों का डायरेक्शन एक जैसा है ना। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यहाँ पर कहानी क्या है, देखो अच्छा, इस प्रकार के ठोसों को बोलेंगे हम प्रति लोह चुंबकीय। क्या बोलेंगे, प्रति लोह चुंबकीय, है ना। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, बाकी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रति लोह चुंबकीय। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या होगी, फेरी लोह चुंबकीय में क्या कहानी होगी, है ना। यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से होगी कि डोमेन जो है, डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से विपरीत तो है, परंतु असमान है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। पर ये देखो ये दोनों डोमेन जो है, ये मतलब डोमेन यहाँ पर देखो तीन डोमेन तो ऐसे थे जिनका डायरेक्शन अप था, मतलब ऊपर की ओर था, और 3 डोमेन ऐसे थे जिनका डायरेक्शन नीचे की ओर था। तो इन 3 देखो, इन 1 2 3 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या हो रही है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण विपरीत तो है, डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण परस्पर विपरीत है, परंतु संख्या में समान है, परंतु संख्या में क्या है, समान, है ना। यही कारण है कि ये ठोस दो चुंबकीय पदार्थों की तुलना में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये आपका क्या होगा, फेरी लोह चुंबकीय, ये क्या होगा, फेरी लोह चुंबकीय। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं। हाँ सॉरी, अब जो सॉलिड स्टेट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। अच्छा, वो नया चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, तीसरा चैप्टर, है ना। ओके, आज के लिए इतने काफी है।